हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है कि मैं तुम्हें रस शास्त्र की डेमो वीडियो दे रहा हूं और ये हमारी डेमो वीडियो नंबर थर्ड होने वाली है। ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद कोई भी वीडियो हमारी नहीं आएगी। और इसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हें पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है पारद। आप सभी को पता है कि पारद अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें 15 से 20 या फिर 25 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल तुम्हारी जो इस चैप्टर की वेटेज होती है 15 से 25 तक के बीच में वेरी करती है। ये तुम्हारी एक लास्ट वीडियो होगी। अगर आपको पूरे ही सिलेबस की मतलब पूरे ही रस शास्त्र के ऊपर लेक्चर चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर तुम्हें बीएमएस सेकेंड ईयर के रिगार्डिंग पूरे लेक्चर चाहिए या फिर नोट्स चाहिए या फिर कुछ भी डिटेल लेनी हो तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल सारी ले सकते हैं। मैं आपको वहां पर पूरा अच्छी तरीके से गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है पारद। मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था फर्स्ट डेमो लेक्चर में, मैंने तुम्हें वहां पर पढ़ाया था रस शब्द की निरुक्ति क्या है। तो मैंने तुम्हें वहां बताया था कि रस का मतलब ही क्या होता है, पारद होता है। वही जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, मरकरी, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 80, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं पारदह, हिंदी में बोल देते हैं पारा, इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। ठीक है, ये कुछ इसकी जनरल स्पेसिफिकेशन है, ये सब तुम एक बार देख लेना, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। एक बार ये सारी स्पेसिफिकेशन वो सब है जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ी थी। ठीक है, हम आते हैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन आता है कि पारद के पर्याय को एक्सप्लेन करिए। तो जो पारद के जो 5 मुख्य पर्याय हैं उनकी निरुक्ति को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। लेकिन पारद के 5 नहीं, बहुत सारे पर्याय हैं जिनमें से मैंने कुछ यहाँ पर तुम्हें दिखाए हैं। जैसे पारद को रस कहा जाता है, रसेंद्र कहा जाता है, सूत कहा जाता है, पारद कहा जाता है, मिश्रक कहा जाता है, शिव जैत्र कहा जाता है, रसलोह कहा जाता है और अमृत कहा जाता है। इसके अलावा अन्य और पर्याय हमें देखने के लिए मिलते हैं पारद के। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय हैं जिनके ऊपर वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर डायरेक्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए इन पर्याय को तो तुम्हें याद कर लेना है। इसमें से भी जो 5 मुख्य पर्याय हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल इनकी निरुक्ति लिखी है। जैसे रस को, पारद को जो मतलब मरकरी है उसको रस क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर तुम्हें डेमो लेक्चर 1 में मिल जाएगा। क्यों कहा गया है, क्योंकि स्वर्ण आदि सभी धातुओं को खा जाने से और उनकी शक्ति अपने अंदर स्वयं में लेने के कारण इसको रस कहा गया है। नेक्स्ट आता है रसेंद्र। इसको रसेंद्र क्यों कहा गया है, क्योंकि ये रसों और उपरसों का राजा होता है। तो रस और उपरसों का राजा होने के कारण इसको रसेंद्र कहा गया है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सूत। सूत क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि देह सिद्धि, देह सिद्धि का मतलब क्या होता है, जो शरीर के रोग होते हैं उनको नष्ट करना, जो जरा होती है मतलब जो ओल्ड एज होती है उसको दूर करना, और जो मृत्यु से बचा सके, ठीक है, उसको दूर करना। तो इसको बोला जाता है देह सिद्धि। और लौह सिद्धि का मतलब क्या है, लौह सिद्धि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। जो मैं मतलब लेक्चर लाइव पढ़ाता हूँ बच्चों को, उनको अच्छे से मैंने समझाया कि लौह सिद्धि का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पर तुम्हें ओवरव्यू देता हूँ। लौह सिद्धि का मतलब होता है लो कॉस्ट मेटल्स को हाई कॉस्ट मेटल में कन्वर्ट करना। ठीक है, लो कॉस्ट मेटल टू हाई कॉस्ट मेटल। पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे मान लो चांदी थी, तो चांदी में पारद मिलाकर उसके अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं करते थे जो वो उससे सोने में कन्वर्ट हो जाती थी। फिर वो उसको जाकर मार्केट में बेचते थे और अच्छा लाभ कमाते थे। आज के टाइम पर ये जो प्रोसेस है ये लुप्त हो चुकी है। आज के टाइम पे किसी को इसकी प्रोसेस नहीं पता कि लो कॉस्ट मेटल को हाई कॉस्ट मेटल में कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो सूत क्यों कहा जाता है पारद को, क्योंकि ये देह सिद्धि और लह सिद्धि को देने वाला होता है, इसलिए इसको यहाँ पर सूत कहा जाता है। नेक्स्ट, पारद। पारद क्यों कहा जाता है, रोग रूपी कीचड़ वाले समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को पार लगाने के कारण इसको पारद कहा जाता है। पारद का मतलब होता है कि पार लगाने वाला। पार, पार मतलब जैसे जो मनुष्य होते हैं जो बहुत ज्यादा क्रोनिक डिजीज से जूझ रहे होते हैं, मतलब जिनके डिजीज बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, उन सबको दूर करने के कारण, उससे पार करवाने के कारण ही इसको पारद कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मिश्रक। मिश्रक क्यों कहा जाता है, जिसमें सभी धातुओं का तेज मिश्रित हो। सभी धातुओं का इसके अंदर तेज मिश्रित होता है, इसलिए इसको मिश्रक कहा गया है। तथा इसे अनेक प्रकार का फल देने वाला कहा गया है। जो पारद होता है तुम सभी को पता है, ये हमें जो है सर्व व्याधि मुक्त करता है, सर्व व्याधि मुक्त।
मतलब सारी डिजीज को क्योर करने वाला होता है अकेला पारद। दूसरा, ये जरा को नष्ट करता है। जरा का मतलब क्या होता है, हमारी ओल्ड एज को दूर करता है। इसके अलावा जो जरा हो गई, और इसके अलावा जो हमारी मृत्यु होती है, ये मृत्यु का नाश करता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है कि ये सारे मतलब, इसलिए इसको पारद कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसके अंदर, हिंगोलोत पारद। हिंगोलोत पारद का मतलब, हिंगोलोत का मतलब पहले क्या होता है, इसमें पहले आ रहा है एक हिंगुल। हिंगुल का मतलब होता है सिन्ने बार। सिन्ने बार, सिन्ने बार, सिन्ने बार का मतलब होता है HgS। तो हमें क्या करना है, जो इसका एक खनिज पाया जाता है, ये क्या है, सिन्ने बार, एक मरकरी की ओर है। ठीक है ना, मिलती है, खनिज खदानों में से मिलती है। अब हमें क्या करना है, जो HgS है, हमें HgS में से क्या निकालना है, Hg को प्राप्त करना है। मतलब हमें सिन्ने बार में से, हमें सिन्ने बार में से मरकरी को प्राप्त करना है। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम सिन्ने बार में से, सिन्ने बार का मतलब क्या है, हिंगुल, हिंगुल में से जिसमें से हम पारद निकाल सके हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंगुलोत पारद। ठीक है, अब इसके अंदर हमें अलग मतलब विधि बता रखी है किस तरीके से हम सिन्ने बार से हम मरकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जो है यंत्र। यंत्र चैप्टर मैंने पहले पढ़ा रखा है। तो इसके अंदर एक पातन यंत्र आता है। पातन यंत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, हिंगुल का चूर्ण करते हैं। अब मैं यहाँ पर तुम्हें अगर पातन यंत्र पढ़ाऊंगा तो बहुत ये बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर पातन यंत्र विधि नहीं बताऊंगा। बस मैं यहाँ पर तुम्हें हिंगुल, जो हिंगुल है, हिंगुल से पारद कैसे निकालते हैं, वो विधि मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, हम एक घड़ा लेते हैं। ठीक है, एक घड़ा लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर हिंगुल का चूर्ण डाल देते हैं। फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक और घड़ा रख देते हैं। इस तरीके से एक और घड़ा रख देते हैं, और इसके ऊपर रख देते हैं जलाधार। जलाधार, जलाधार रखने का क्या तात्पर्य है, जलाधार इसलिए रखा जाता है ताकि ऊपर वाला जो घड़ा है वो शीतल रहे। अब नीचे से क्या करते हैं, इसको हम मध्य अग्नि देते हैं, मतलब नॉर्मल हीट देते हैं, ज्यादा हीट नहीं देते। तो उससे क्या होता है, जो पारद होता है, जो मरकरी होती है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, और सल्फर का ज्यादा होता है। तो जो मरकरी होती है वो यहाँ से इवोपरेट होने के बाद यहाँ पर आकर जम जाती है, और ऊपर से क्या कर रखा है हमने, इसके ऊपर ठंडा पानी रख रखा है। तो यहाँ का टेम्परेचर कम होता है, तो वो इस घड़े के ऊपर आकर यहाँ पर मरकरी चिपक जाती है। जब मरकरी इसके ऊपर चिपक जाएगी तो हम ऊपर वाला घड़े को हटाएंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला घड़ा है इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है, मरकरी चिपक रही है। तो इस मरकरी को क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से छुटाकर प्राप्त कर लेंगे। इस प्रोसेस से जो हम मरकरी प्राप्त होती है वो जनरली बहुत ज्यादा शुद्ध प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिंगोलोत पारद। आगे चलते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट आता है पारद के शोधन। इससे पहले एक टॉपिक आता है पारद के दोष क्या होते हैं। तो जो पारद से शारीरिक दोष होते हैं इंसान के अंदर, पित्त कफ, ठीक है, ऐसे ही मानसिक दोष होते हैं, रज और तम। ऐसे ही पारद के भी टोटल 12 दोष के बारे में वर्णन करा गया है। ठीक है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। यहाँ मैं तुमसे डिस्कस करूंगा पारद के शोधन की, कि पारद के जो दोष है उनको दूर कैसे किया जाता है, और पारद को किस तरीके से शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर पहले शोधन की डेफिनेशन लिखी है, किसी द्रव्य के अंदर अशुद्धि का निवारण कर्म करने को शोधन कहते हैं। अशुद्धि का निवारण कर्म करने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो अशुद्धि है उसको दूर करना। अशुद्धि को दूर करने का जो कर्म किया जाता है उसको हम शोधन कर्म कहते हैं। नेक्स्ट, दोष युक्त पारद यमराज के समान घातक होता है। अगर पारद के अंदर दोष होगा तो वो यमराज के समान घातक होगा, मतलब वो मृत्यु के पास ले जाएगा, हमें मृत्यु के समीप ले जाएगा। इसलिए हमें कभी भी अशुद्ध पारद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जबकि जो शोधन हुआ पारद होता है वो अमृत के समान लाभदायक होता है। इतना यूजफुल होता है हमारा जो पारद होता है शुद्ध होने के बाद, कि वो अमृत के समान, मतलब सारी व्याधि को दूर करता है, जरा को दूर करता है, मृत्यु को नाश करता है। सोचो शुद्ध पारद के कितने ज्यादा उपाय हैं, कितने सारे उपयोग हैं। इसलिए ये अमृत के समान लाभदायक बताया गया है। लेकिन अगर हम अशुद्ध पारद को ग्रहण करेंगे तो हमें उससे मोर्चा, फेंटिंग, हिक्का, ज्वर जैसी अनेक व्याधि उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हमें कभी भी अशुद्ध पारद को एज अ मेडिसिन या फिर हमें उपयोग ही नहीं करना चाहिए। हमें पहले उसकी शुद्धिकरण करनी चाहिए, उसके बाद उसका उपयोग करना चाहिए। अब पारद के जो शोधन है इसके भी दो प्रकार बताए गए हैं। पारद के शोधन के दो प्रकार बताए गए हैं, एक सामान्य शोधन और एक विशेष शोधन। जो सामान्य शोधन है पारद का, वो केवल क्या करता है, रोग नाशक में हेल्प करता है, जिसमें हम जनरली सारे दोष को दूर कर देते हैं। लेकिन वो रसायन कर्म नहीं करता। रसायन कर्म मैंने बता रखा है क्या होता है।
तो लेकिन अगर हम विशेष शोधन करते हैं पारद का, तो वो रसायन कर्म भी करेगा और रोगनाशक की शक्ति भी रखेगा। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे पहले सामान्य शोधन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी तीन विधि बता रखी है जो मेन है, इसके अलावा और भी बहुत सारी विधि है, लेकिन जनरली तीन विधि इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं सामान्य शोधन की, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक खल यंत्र लेनी है। खल यंत्र क्या होती है, एक खरल होती है और साथ में एक मूसली होती है। ठीक है, अब क्या इसमें क्या करते हैं, इसको घोट सकते हैं इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें लेना है पारद। मान लो मैंने इसके अंदर 50 ग्राम पारद लिया, तो मैं जितना पारद लूंगा इसके अंदर मुझे उसके समान भाग में ही क्या लेना पड़ेगा, चूना लेना पड़ेगा। चूना क्या होता है, जनरली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने समान भाग मतलब 50 ग्राम हमने चूना ले लिया और 50 ग्राम हमने पारद ले लिया। ठीक है, सर्वप्रथम पारद लेंगे, चूना लेंगे समान भाग, और 3 दिन तक हमें क्या करना है, मर्दन करनी है। अब इसको हम यहाँ पर इसको मर्दन करते रहेंगे, इसको घोटते रहेंगे। कब तक घोटेंगे, 3 दिन तक हमें इसको घोटना है। ठीक है, अब घोटने के बाद क्या करेंगे, हम एक दूसरा बर्तन लेंगे। ठीक है, भगोना टाइप लेंगे। इसके ऊपर हम द्विगुण वस्त्र लगाएंगे। ठीक है ना, ये एक हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, वस्त्र लगाते हैं जिसके ऊपर ये द्विगुण छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, हम इसके अंदर उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर चूना ऊपर रह जाएगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ऊपर रह जाएगी, और जो पारद है वो शुद्ध होकर इसके नीचे आ जाएगा। जो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर होगी, इसके साथ जो पारद के अंदर दोष प्रेजेंट थे वो भी इसके ऊपर रुक जाएंगे, और जो पारद थोड़ा बहुत शुद्ध होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा शुद्ध नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हम दोबारा से खल यंत्र में डालेंगे। हम दोबारा से इसको खल यंत्र में डालेंगे। वो खल यंत्र में डालने के बाद हमारे पास कितना था, मान लो 50 ग्राम क्या था, पारद था। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम 50 ग्राम लहसुन डालेंगे, छिलको रहित। ध्यान रखना, जहां बताया नहीं गया वहां ध्यान रखेंगे, हम छिलको रहित ही क्या डालना है, लहसुन डालना है। और हाफ भाग नमक डालना है, जहां नमक नहीं बताया कौन सा इस्तेमाल करना है, तो वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हमें सेंधव लवण इस्तेमाल करना है। तो मान लो 50 ग्राम पारद था, 50 ग्राम लहसुन डाल दिया हमने इसके अंदर, तो हमें 25 ग्राम इसके अंदर क्या डालना है, नमक डालना है। तो इसके अंदर नमक डालने के बाद फिर हमें इसको मर्दन करना है। और मर्दन कब तक करेंगे, जब तक ये काला ना हो जाए, मतलब कृष्ण वर्ण का ना हो जाए, तब तक हम इसको दोबारा मर्दन करते रहेंगे। उसके बाद इसका हम जल से प्रक्षालन कर देंगे, मतलब जल से धो देंगे, तो हमारा जो पारद है वो शुद्ध हो जाएगा। दोबारा समझो एक बार, हमें क्या करना है, एक खल यंत्र लेना है, और एक खल यंत्र के अंदर हमें क्या करना है, पारद को लेना है, उसके अंदर समान भाग चूना डालना है, मर्दन करना है। ठीक है, मर्दन करने के बाद इसको छान कर दूसरे खल यंत्र में डाल देना है। फिर इसके अंदर लहसुन डालना है, नमक डालना है, काला होने तक दोबारा से इसको मर्दन करना है। उसके बाद हमें इसका जल से प्रक्षालन कर देना है, तो जो हमारा पारद है वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी प्रथम विधि। दूसरी विधि देखो, हमें क्या करना है, जो हमारे पास अशुद्ध पारद है, हमें खल यंत्र लेनी है दोबारा, इसके अंदर हम अशुद्ध पारद डालेंगे अपने। और जहां पर हमें बताया नहीं गया कि मतलब कितना लेना है, तो जितना पारद लेंगे उसके समान भागी लहसुन लेंगे, उसके समान भागी नमक लेंगे। जहां हमें बताया गया है कि हाफ भाग, तो वहां पर हम हाफ भाग लेंगे। जहां बताया नहीं गया वह हम समान मात्रा में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, सपोज करो 50 ग्राम पारद लिया है, तो 50 ग्राम यहाँ पर हम लहसुन लेंगे, और 50 ग्राम यहाँ पर हम क्या लेंगे, नमक लेंगे। और इसको हम कब तक मर्दन करेंगे, ध्यान रखना है, हमें इसको 7 दिन यानी कि 1 सप्ताह तक खल यंत्र में सिर्फ मर्दन करते रहना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कांजी से इसका प्रक्षालन कर देंगे। ठीक है, कांजी निर्माण भी इंपॉर्टेंट है। कांजी निर्माण अकेला ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि कांजी निर्माण को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो कांजी से क्या कर देंगे, इसको हम धो देंगे, तो क्या होगा, जो पारद होगा हमारा वो शुद्ध हो जाएगा। जो तीसरी विधि आती है इसकी, इसमें भी क्या करना है, हमें खल यंत्र लेना है। हमें इसके अंदर क्या करना है, 50 ग्राम पारद लेना है, उतना ही हमें इसके अंदर एलोवेरा लेना है, उतना ही हमें इसके अंदर हरिद्रा चूर्ण लेना है। ठीक है, 1 दिन तक क्या करना है, हमें इसको खल यंत्र में दृढ़ मर्दन करना है, यानी कि बहुत खतरनाक तरीके से इसको घोटना है। फिर पातन यंत्र दोबारा से क्या करना है, पातन करना है। अब पातन यंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है उद्रव, ठीक है, एक होता है अधपातन यंत्र, और एक होता है तिर्यक पातन यंत्र। जो तिर्यक पातन यंत्र है, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, ये मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है पातन यंत्र में, उसमें चैप्टर में, यंत्र चैप्टर में पढ़ा रखा है, तो वहां से तुम पढ़ सकते हो। तो जो ये पातन यंत्र दोबारा हमें क्या करना है, इसका पातन कर देना है। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा पारद होगा ये शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 विधि बता रखी है। एक के अंदर हमने चूना इस्तेमाल किया है, लहसुन और नमक का इस्तेमाल किया था और जल से धो दिया था। दूसरे में हमने लहसुन नमक का इस्तेमाल किया और कांजी से धो दिया। तीसरे में हमने घृत कुमारी सवरस मतलब एलोवेरा का इस्तेमाल किया, हरिद्रा चूर्ण का इस्तेमाल किया, और पातन यंत्र द्वारा पातन किया, उससे हमारा पारद शुद्ध हो चुका है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है इसका विशेष शोधन। विशेष शोधन के लिए तुम्हें अगर मतलब आगे इसकी सारी लेक्चर्स देखने हैं तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आज की जो डेमो वीडियो है यहीं पर ही एंड करता हूँ। ये रसशास्त्र की हमारी डेमो वीडियो लास्ट थी। अगर आपको पूरा ही कंप्लीट बीएमएस सेकेंड ईयर से रिलेटेड सारे लेक्चर चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी होगा मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।